चलिए, नमस्कार दोस्तों, मंच मैं एक बार स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। क्या पढ़ रहे थे? परिभाषाएं। देखो, हाइड्रोपोनिक्स कल हमने पढ़ा क्या? हाइड्रोपोनिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोपोनिक्स को हमने कहा मृदा रहित खेती। अच्छा, एक होता है एरोपोनिक्स। क्या होता है बेटा? एरोपोनिक्स का मतलब हवा में खेती। हवा में खेती कैसे करेंगे? तो एक जाली बांध देंगे, उसके ऊपर पौधे लटका देंगे और उन पे न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते हैं ना, इसको कहते हैं एरोपोनिक्स। एक होता है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग को हिंदी में कहते हैं परिशुद्ध खेती। क्या कहते हैं बेटा? परिशुद्ध खेती में हम क्या करते हैं कि ज्यादा शुद्धता का ध्यान रखते हैं। जैसे मान लो अपन ने देखा किसी किसान का एक खेत 10 एकड़ का है। कितने एकड़ का है? उसमें इधर काली मिट्टी है, उधर पीली मिट्टी है। ऐसा देखा कभी? एक ही खेत में काली हो जाती है ना, सड़क के पास काली मिट्टी, उधर पहाड़ी तक जाते जाते लाल हो जाती है, पीली हो जाती है ना। इसका मतलब दोनों प्रकार की मृदाएं अलग अलग है। तो हम ये ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी वाले खेत में कपास कर रहा तो पीली वाली दूसरी फसल लगे। काली की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, वहां लंबे समय तक पानी की आवश्यकता नहीं है। रेतीली मृदा कहीं है तो वहां बार बार पानी देना। खेत के कोने में उपजाऊपन कम होता है, वहां के गेहूं हमेशा कमजोर दिखाई देते हैं, दूसरी जगह के अच्छे दिखाई देते हैं। तो उस जगह का ध्यान रखेंगे, या तो वहां दूसरी मिट्टी ला के डालेंगे या तो वहां ज्यादा पोषक तत्व डालेंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? साइट स्पेसिफिक फार्मिंग मतलब यथा स्थान खेती, जहां जैसी जरूरत है वहां वैसी आपूर्ति प्रदान करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, अधिक शुद्धता के साथ खेती करना। और क्या क्या ऐड कर दिया मैंने? बहुत सारी चीजें डाली है उसके अंदर। देखो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, IFS है, फुल फॉर्म में पूछा हुआ है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसका क्या अर्थ है बेटा? मैंने तुमको बताया था इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। जितने भी संसाधन है अपने पास उपलब्ध, उन सभी का एक साथ प्रयोग करना, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम किया जा सके, धन श्रम एवं समय की बचत हो जाए, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड। अभी अपन ने पेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, खरपतवार नियंत्रण में भी तो पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब खेती करना, साथ में पशुओं को पालना, साथ में मुर्गियां भी पालना, मधुमक्खी पालन करना, मछली पालन करना, इन सबको एक साथ जब करेंगे क्या कहेंगे उसको? इंटीग्रेटेड फार्मिंग, है ना। और क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है लिखा पढ़ी करके जो अपन कोई काम करते हैं, है ना। तो किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनके पास बुआई के समय पैसे नहीं होते। कब नहीं होते बेटा? बुआई के समय उनके पास पैसे नहीं होते। तो उनको क्या करना है? पैसे चाहिए, पैसे लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा। सही है कि गलत है? अच्छा, मान लो मैं कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जो किसानों पर ही निर्भर करता है। मान लो मैं अश्वगंधा की फसल बेचता हूं, मेरा मेडिकल स्टोर है, तो फिर मुझे समय पर अश्वगंधा मिलती रहे, ये मुझे खुद सुनिश्चित करना पड़ेगा। बाबा रामदेव की कंपनी किसके भरोसे चल रही है? किसानों के भरोसे चल रही ना। अश्वगंधा के भरोसे नहीं चल रही, किसानों के भरोसे चल रही। तो बाबा रामदेव क्या करते हैं कि उन्होंने किसानों से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं कि ये लोग 5 लाख रुपए 10 साल तक लगातार मुझे इतनी अश्वगंधा इस रेट पे चाहिए। तो उन्होंने क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब किसान को भी टेंशन नहीं, क्योंकि उसको क्या हुआ, 10 साल इकट्ठा
एक पैसा मिल गया, और भी मिलेगा बचा हुआ, पूरा थोड़ी देते हैं। 10%, 20%, 50%, आधा पैसा देते हैं कि ये ले 1 लाख रुपए कपास उगा लेना। किसान कपास क्यों नहीं उगा रहा है? कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो चने ही लगाऊंगा। और उसके पास 5 लाख आ गए, उसने ट्यूबवेल लगा लिया, जहाँ पानी नहीं था वहां पानी आ, बिजली ले आया, ट्रैक्टर ले आया, पैसे तुम पहले आ गए ना उसके पास। तो पहले ही पैसे ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पर इसमें समस्या ये है कि अगर फसल बिगड़ी तो फिर उस व्यापारी को खरीद के देना पड़ती है। नहीं समझे? उसको तो इतना चाहिए ही चाहिए, उसका पैसा भी उसने पहले ही दे दिया है, तो फिर आपको सुनिश्चित करना पड़ता है ना। तो यह व्यापारी एवं किसान के मध्य एक समझौते की तरह, जिसमें एक निश्चित तय मूल्य पर निश्चित फसल की आपूर्ति की जाती है, और जिसकी धनराशि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रहती, पहले देगा, बाद में देगा, आज देगा, कल। जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि अगले साल टमाटर बहुत महंगे होने वाले हैं, पर मेरी तो केचप बनाने की फैक्ट्री, मैं 300 के टमाटर खरीदूंगा, 100 रुपए किलो केचप कैसे बेचूंगा? 100 रुपए किलो तो आता है केचप, 105 रुपए का 1 किलो। टमाटर 300 रुपए किलो भी हो जाते हैं, 30 रुपए किलो भी हो जाते हैं। तो मैंने किसान से कांटेक्ट कर लिया, भाई तेरा खेत है तो मुझे 200 कुंटल टमाटर हर साल देगा, 30 रुपए किलो। मार्केट में 15 रहेंगे तो भी 30 रुपए, मार्केट में 300 रहेंगे तो भी 30 रुपए। किसान भी आश्वस्त रहता है कि 5 साल तक मुझे लगातार 30 का रेट मिल रहा है। नहीं तो फेंकना भी पड़ते हैं कभी कभी, तुमको पता है? फेंक रहे हैं टमाटर लोगों ने ट्रक भर भर के, सब्जी मंडी बाहर ही खाली कर जाते हैं। कभी कभी इतना, अभी लहसुन का रेट बहुत चल रहा है। सबसे ज्यादा लहसुन कहाँ होती है? राजस्थान में होती है क्या लहसुन? कहाँ होती है? हैं? क्या भाव है बेटा? 180 है। कितने तारीख है आज? 20,000 रुपए क्विंटल है ना। 20,000 मतलब 200 रुपए किलो। ये थोक भाव बेटा है ना, जो क्विंटल में खरीदते हैं क्विंटल में ही बेचते हैं। फिर यही लहसुन अगर अपन एक ठेले पे रख के बेचेंगे, डबल कर देंगे। देख लो तुम्हारे हिसाब से। दस हजार से लेके 21,000 तक, 14,000 से 24,000, 28,000। वो तो क्वालिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना। 30,000 रुपए क्विंटल जो दिख रहा है। अब एक हेक्टेयर में लहसुन होती कितनी है? तुम पढ़ रहे हो ना हॉर्टिकल्चर। कितनी होती है? 40 से लेके 100 कुंटल तक लहसुन होती है एक हेक्टेयर। मान लो 100 कुंटल लहसुन हुई और 20,000 के भाव से बिक गई, कितने की हुई? 20 लाख की है। कितने की हो गई? 8 लाख से 20 लाख की एक हेक्टेयर। कभी कभी यही लहसुन 30 रुपए किलो होती है, 3,000 रुपए किलो। कितने की होगी? 3 लाख। हाँ, वही तो मार्केट में किसानों की समस्या क्या है कि किसानों को पता नहीं रहता कि करना क्या है। उनको कोई नहीं बताता कि क्या बुआई करना है, तो बड़ी समस्याग्रस्त स्थिति में आ जाते है। हाँ, तो जब सस्ती होएगी तो ज्यादा डाल देंगे।
प्याज लहसुन में तामसिक प्रवृत्ति होती है ना, इसलिए ज्यादा बड़े पंडित प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, मेरे जैसे छोटे मोटे पंडित खा लेते हैं। तामसिक प्रवृत्ति मतलब आलस्य, प्रमाद, हिंसा, है ना। जैन लोग भी नहीं खाते हैं, ब्राह्मण लोग भी नहीं खाते हैं, तो जैन है कहीं। कुछ कुछ ब्राह्मण तो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। है? ये कुछ कहना चाहता है? यस ब्रो। वो क्या इमोशनल हो जाता है। चलो आ जाओ आगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हिंदी में कहते हैं ठेका खेती। तुम इसका गलत मतलब मत निकालना, है ना। अपन कहते हैं ना कि तेरा ठेका मैंने थोड़ी ले रखा, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर रखा है ना। वो एक ज्यादा फेमस हो गया है। और आगे क्या लिखा है? वर्टिकल फार्मिंग। तुम्हारी बेच में आपस में बहुत बात करते हो आप। इसको कहते हैं खड़ी खेती। क्या कहते हैं? अब जो वर्टिकल फार्मिंग होती है ना, उसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसको कहते हैं अपन हाइड्रोपोनिक्स, है ना। तो वर्टिकल खेती में किसका यूज होता है ज्यादातर? हाइड्रोपोनिक्स। देखो आज शहरों में रहने की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है ना, जगह महंगी होती जा रही, जंगल पेड़ पौधे सब काटते जा रहे हैं लोग, तो शहरों का वातावरण ज्यादा खराब हो रहा है, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। तो नया आइडिया निकाला गया कि ऐसे ऊंचाई में पौधे लगाओ, दीवारों के सहारे या रास्ते के किनारे या बिल्डिंगों पे। कैसे लगाना? ऐसे। तो जब ऊर्ध्वाधर रूप से पौधे उगाए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल फार्मिंग। हाँ, एडिट की हुई नहीं है। अरे इंडिया में कितनी जगह खाली पड़ी हुई है ना। तो पूरी बिल्डिंग को ही जंगल बना दिया। तो जहां जमीन बहुत महंगी है ना, वहां पर कौन सी फार्मिंग की जाती है? तो वातावरण में नमी के स्तर को बनाए रखती है, प्रदूषण को कम करती है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है और वातावरण को ठंडा भी रखती है। नहीं तो गर्मियों में सड़कें वड़कें कंक्रीट कितना गर्म हो जाता है। चलो और अगला, रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब होता है बिना छुए। सेंस करना मतलब पता लगाना, है ना। जैसे इंसान के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, सेंसरी ऑर्गन, नाक, आंख, कान, हाथ, है ना, त्वचा, ये सब क्या है? जीवा, ज्ञानेंद्रिय जिनको कहते हैं सेंसरी ऑर्गन। इससे अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं और सूंघ सकते हैं, है ना। इनसे ही नॉलेज मिलता है, कोई चीज खट्टी है मीठी कैसे पता चलेगा? खा। कोई चीज ब्लैक है व्हाइट है कैसे पता चलेगा? देख के। कोई चीज चिकनी खुरदुरी कैसे पता चलेगा? छू। तो ये सेंसिंग मतलब ज्ञान प्राप्त करना, है ना। रिमोट का मतलब बिना छुए। अब मान लो मुझे किसी चीज को बिना छुए ज्ञान प्राप्त करना है तो मैं फोटो खींच, आपने देखा ना, बिना छुए। तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे अपन ने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं जो सैकड़ों फोटोज रोज लेते हैं, है ना। अब ये मुख्य रूप से नासा का, इसरो का काम है, पर एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान। जैसे मान लो किसी जगह पे बाढ़ आ गई और 10,000 हेक्टेयर की खेती बर्बाद हो गई। अब मैंने खेत में बोया तो मूंग था, पर मैंने बिना बीमा कंपनी को कह दिया है, सरकार को, कि मुआवजा दो, मेरे तो गन्ना बर्बाद हो गया। अब वहां तो बाढ़ आके चली गई है, किसको पता क्या था। पर वहां से जो सैटेलाइट गुजरा था उसने जब फोटो खींचा था तो उसमें पहले से ही पता था कि यहाँ क्या था, है ना। तो जब सैटेलाइट की सहायता से
बहुत सारी जानकारी मिलती है। मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा का पता चल जाता है। किसका पता चल जाता है? फसल की हेल्थ पता चल जाती है कि स्वस्थ फसल है, इनके यहाँ नाइट्रोजन की कमी। ऊपर से सैटेलाइट्स, पेड़ का प्रकार पता चल जाता है कि कौन सा पेड़ था, है ना। तो इसके बहुत सारे अलग अलग सैटेलाइट्स है। ये पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। BSc थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसरो नासा वाले, मेरे लिए तो सब इंटरेस्टिंग है बेटा। ये तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ एक उदाहरण, आवाज नहीं आती इसमें, है ना। ये गूगल अर्थ है, एक लाइव सॉफ्टवेयर। ये मतलब ये मान के चलो 4-6 महीने में एक बार घूम जाता है। ऐसे ये तो फ्री का है, पैसे वाले तो रोज घूमते हैं। अरे मान लो इसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो कल की फोटो भी दिखा देगा, है ना। पर अपन ने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा। अब देखो मैं कितना ताकतवर आदमी हूं। कहाँ गए हैं? कुलधरा पहुंच गए, यहाँ तो जाना ही नहीं था आपने को। बोलना नहीं है, चुप रहना। तुम बोलते हो ना तो बाहर ऐसा लगता है कि सर की बात ही नहीं सुनते बच्चे। हे रोयल, बताओ ये किसकी गाड़ी है? और ये सिल्वर कलर की एक ही तो गाड़ी है। क्या बताओ, देखिए नहीं। हाँ ये सबसे ज्यादा ब्लैक है, वो कोई वही नहीं कर रही ना परावर्तन। देखो परावर्तन होता ही नहीं ब्लैक कलर में से, कुछ दिख ही नहीं रहा, खाली धब्बा ही दिख रहा है ना। व्हाइट में सबसे ज्यादा होते हैं, साफ दिखाई दे। कहाँ जाना तुम्हें? रघुनाथपुरा जाना? पक्का ले जाऊं? पक्का? कहाँ जाओगे? एक तो तुम बोलते बहुत तो तुमको मना किया ना, ज्यादा नहीं बोला। ये कौन सी जगह है? ये रघुनाथपुरा नहीं है तो फिर क्या है? हैं? थोड़ा और आगे जाओ। रघुनाथपुरा गुम हो गया है। अरे तुम इतना एक्साइटेड क्यों रहते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। तुमको नहीं दिखा रघुनाथपुरा? कहाँ है? मुझे भी नहीं दिख रहा। चलो कैंसिल। मैं यूं कह रहा हूं कि ये मुंह बंद रखो बस। क्या लिखा हुआ है ये? रघुनाथपुरा। तो अपन किधर से जाते हैं रघुनाथपुरा, कुछ आइडिया है? कहाँ से? इधर से जाते हैं? इधर से? ये यहाँ से? कहाँ दिखा? कहाँ लिखा? ये
अरे आमने सामने बिल्डिंग है, वो ही है ये वो हॉल है, बड़ा हॉल। और तुम क्या छत पे बैठे हुए कबूतर देखोगे तुम? हैं? तुम यहाँ बैठते हो, यहाँ बैठते हो ना इस कैंपस में। ये अभी का नहीं है, तो 4-6 महीने पहले का। आधी चीजें नहीं दिखी। मैंने कहा ना चुप रहे बेटा, मैंने अगर देख लिया ना बोलते हुए, मैं डायरेक्ट पिछोला वैक्यूम कर दूं। घनश्याम कहीं के, ये फतेह सागर है, ये इसके अंदर नेहरू गार्डन। तो ये जो अपन काम कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है बेटा? रिमोट सेंसिंग, है ना? वहां गए भी नहीं और वहां की जानकारी भी प्राप्त कर लिया अपन, है ना? है? कैसे प्राप्त करेंगे अभी तो देखा अपन चाहे तो अपन क्षेत्रफल भी निकाल सकते, अपन देख सकते कितने नारियल के पौधे लगे हुए। मान लो कि एक कंपनी पूरे देश में हम 10,000 पेड़ लगाएंगे, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको खाली जियो टैगिंग करना है। मतलब जहां पौधा लगाया वहां मोबाइल ले जाओ और क्लिक कर दो, 1 नंबर लिख दो, फिर वहां लगाया 2 नंबर, 3 नंबर। 6 महीने बाद अपने काम दिया गया कि उन्होंने 10,000 पौधे लगाए कि नहीं, जाके देखना। अपने को जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। अपन नक्शे में खोलेंगे, वहां जाके देख लेंगे, अगर पौधा है तो ठीक है, नहीं है तो लगाया ही नहीं। बिना ट्रेवल किए अपन जानकारी प्राप्त कर सकते। जो जीपीएस सिस्टम है वो भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है ना? चलो और बताओ आगे क्या है? बस खत्म हो गया। अब अपन देखेंगे खेती के प्रकार, और दूसरा देखेंगे खेती की प्रणालियां। क्या देखेंगे बेटा? खेती के प्रकार एवं खेती की प्रणालियां। सबसे पहले अपन बात करते हैं खेती के प्रकार। तो जब भूमि का अध्ययन उसके उपयोग के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर बेटा? कि उसका किसान किस प्रकार से उपयोग कर रहा है, तब इसको हम कहते हैं खेती के प्रकार या टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या खा लिया तुमने ऐसे स्वर आज? तो आखिरी थी जीवन में, हैं? इसके बाद तो सिर्फ 16 शराब में मिलेगी फिर। देखो हेलो हेलो, ये बंद कैसे हो गया रे? हेलो 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 हेलो। चलो, तो इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं ना बेटा। एक गहरे होते हैं, कैसे होते हैं? और दूसरे होते हैं उतले। कैसे होते हैं? अब वो कल जब सर आए ना, तो उनको कहना सेल बदल के जाओ, रोज बंद हो जाता है। हेलो, हाँ। तो जो गहरे लोग होते हैं ना बेटा, वो बोलते नहीं है, वो सीखते हैं। और जो उतले लोग होते हैं ना, वो सिर्फ वो बोलते हैं, सीखते वीखते कुछ भी नहीं है। तो बोलना कम हो, सीखना तो स्टूडेंट हो तुम, है ना? नहीं तो तुम जानते ना, गांव में जो हाथी आता है तो बहुत बोलते हैं लोग। तो कम बोलना है, सीखना। सिखाना नहीं, तुम क्या अभी टीचर बन गए हो, पड़ोसी सिखाने लग जाते हो। चला है। तो जब भूमि का अध्ययन उसके उपयोग के आधार पर किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं अपन? खेती के प्रकार।
अब देखो खेती के कुल मिला के 5 प्रकार। कितने प्रकार बेटा? पहला है विविध खेती, क्या नाम है? दूसरा है विशिष्ट खेती, कौन सी खेती? तीसरा है मिश्रित खेती, कभी नाम सुना है? कौन सी खेती? मिश्रित खेती। चौथा है शुष्क खेती, इसका नाम तो बखूबी सुना होगा। और पांचवी है रेंचिंग, कौन सी बेटा? रेंचिंग। तो खेती के प्रकारों के बारे में बताइए, कितने प्रकार हो गए बेटा? पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि विविध खेती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और विशिष्ट खेती को? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। यार ये अंग्रेजी को हिंदी में लिखना बहुत कठिन काम। फिर मिक्स फार्मिंग, क्या कहेंगे बेटा? शुष्क खेती को ड्राई फार्मिंग, और रेंचिंग को हिंदी में कहते हैं चरवाहा पद्धति, अंग्रेजी में ही कहते हैं रेंच। क्या कहते हैं बेटा? चरवाहा पद्धति। अब मुझे एक बात बताओ कि विविध का मतलब क्या होता है? अलग अलग, अनेक प्रकार की चीजें जब एक साथ हो तो उनको क्या कहते हैं अपन? विविध। विशिष्ट का मतलब कोई एक खास। मिश्रित का मतलब मिला जुला, सम्मिश्रित। और शुष्क का मतलब सूखा, जहां पानी की कमी है। और रेंचिंग या चरवाहा मतलब पशु चराने वाला। तो इनके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, देखो विविध खेती में गरीब किसान होता है, क्या होता है? उसके पास थोड़ी सी जमीन होती है। अब वो ज्यादा रिस्क ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो वो अपनी उस खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों को सम्मिलित करता है। थोड़ा मक्का लगा ले, थोड़ा सोयाबीन, थोड़ा कपास, थोड़ा ज्वार बाजरा, ताकि कोई भी एक फसल नष्ट हो तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं, मतलब रिस्क कम करने के लिए क्या करता है? अलग अलग प्रकार की। अब इसका फायदा क्या है कि अधिकतम घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है ना, आटा दाल सब घर पे पैदा हो जाता है। दूसरा, वर्ष भर कार्य बना रहता है, मजदूर फालतू बैठे नहीं रहते। और तीसरा फायदा है जितने भी संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग हो जाता है, वर्ष भर आय बनी रहती। पर जब कोई किसान अमीर होता है तो वो ज्यादा रिस्क ले सकता है और वो बहुत बड़े क्षेत्रफल पर एक ही फसल उगाता है। जैसे वो गन्ना उगा रहा है, कपास उगा रहा है, कमर्शियल फार्मिंग करता है। इसके कारण क्या होता है कि वो थोक में बीज खरीद सकता है, थोक में उर्वरक खरीद सकता है, कीटनाशक खरीद सकता है, और वो उसको बड़े पैमाने पर थोक में बेच भी सकता है, जिससे ज्यादा प्रॉफिट होता है ना। विविध खेती वाला किसान क्या है? आधा लीटर एंडोसल्फान लेके आएगा, फिर 1 लीटर इमेजाथाइपर लाएगा, फिर मूंग का बीज लेके आएगा, फिर सोयाबीन का बीज, मतलब वो आने जाने में ज्यादा परेशान रहता है। पता चला 15 क्विंटल मूंग हुए, उसके लिए एक बार मंडी गया, फिर 20 क्विंटल गेहूं हुए, एक बार और मंडी गया, फिर 15 क्विंटल ज्वार हुई, फिर मंडी गया। मतलब उसका समय ज्यादा बर्बाद होता है। जबकि विशिष्ट खेती वाला किसान बड़ा रहता है, वो गन्ना काटने की मशीन भी खरीद सकता, भले 35 लाख की आए के 40 लाख की। नहीं आया समझ में? तो अमीर किसान कौन सी खेती करते हैं? गरीब किसान कौन सी खेती करते? एक फसल किसमें विशेष रहेगी? विशिष्ट। बहुत सारी फसलें लगाएं तो विविध खेती। अब इसको अर्थशास्त्र की दृष्टि से समझते हैं। ज्यादा लाभ देने वाली कौन सी है? ज्यादा जोखिम वाली कौन सी है? अरे विशिष्ट जोखिम वाली, एक ही फसल ज्यादा लगाई जो वही बर्बाद हो गई तो गए काम से, है ना। हाई रिस्क हाई रिवार्ड। अधिकतम घरेलू आवश्यकता किसमें पूरी हो रही है? विविध। अच्छा, स्पेशल नॉलेज किसमें आदमी को गेन हो जाता, मतलब खेती करते करते स्पेशलिस्ट किसमें बन जाएगा? विशिष्ट खेती। एक ही फसल है, उसकी बारीकियों से आदमी अवगत हो जाता है ना। विविध खेती में बहुत मुश्किल। अब
अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो एक किसान साल भर में जितने भी पैसे कमाता है उसको कहते हैं कुल वार्षिक आय। क्या कहते हैं? मान लो कोई किसान 1 लाख रुपए कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। उसमें से 20,000 उसके आए सोयाबीन से, 30,000 उसके आए गेहूं से, 40,000 उसके आए कपास से, बचे हुए 30,000 उसके आ गए चने से। कहीं भी 50% पूरा हो रहा है क्या? तो जब किसी भी एक स्रोत से 50% इनकम प्राप्त नहीं हो रही, मतलब हर स्रोत से 50 से कम हो रही, तब इसको कहते हैं विविध खेती। क्या कहते हैं? पर विशिष्ट खेती का चार्ट तो अलग ही बनेगा। उसमें फसलें भले कितनी भी लगाए पर एक फसल से कितनी आय प्राप्त हो रही है? 50% से अधिक, चाहे वो 60 हो रही, 70 हो रही, 99 हो रही, पर कितनी होना चाहिए? 50% से अधिक। अगर एक फसल प्रदान कर रही है तो विशिष्ट खेती, कोई भी नहीं प्रदान कर रही हो तो विविध। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब सिर्फ फसल उगाना किसानों के लिए कोई अच्छी बात थोड़ी है, साथ में पशुपालन भी करना चाहिए। अरे मजदूर क्या काम करेंगे? पशुपालन कर लेंगे, है ना? फार्म का जो अवशेष निकलेगा वो पशु खा लेंगे, वो तो सब्सिडरी बिजनेस। उधर वो गोबर करेंगे, इधर खाद दे देंगे। समझ रहे हो क्या नहीं? तो जब खेती के साथ पशुपालन किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, एक तो अपन ने मिश्रित फसल भी तो पढ़ा था ना। 2 फसलों के बीजों को मिलाकर बुआई करना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल। पर खेती के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? तो जब किसान फसल उत्पादन के साथ साथ एक और उद्योग शुरू कर देता है, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, और वो उद्योग फार्म की कुल वार्षिक आय का 10 से 49% प्रदान कर, मतलब 50 पूरा नहीं करता है, कम से कम 10, अधिकतम 49, तो ये क्या कहलाता है? मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती में द्वितीय उद्योग से न्यूनतम आय कितनी होना चाहिए? 50% से कम किंतु 10% से अधिक। अब बच्चे में पूछते सर 49.5 हो गया, क्या करेंगे? एक 500 का नोट दान कर देना, वापिस 49 हो जाएगा। 50 से कम और 10 से ज्यादा, ठीक है? शुष्क खेती कहाँ की जाती है? जहाँ 750 mm से कम वर्षा होती है वहां की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? शुष्क। ये तो पूरा टॉपिक पढ़ा अपन। और ये रेंचिंग चरवाहा पद्धति क्या होती है? तुमने देखा दक्षिणी राजस्थान कौन सा है? बांसवाड़ा और डूंगर। उत्तरी राजस्थान में कौन आता है? श्री गंगानगर और पूर्वी राजस्थान में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। पर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बेटा? हाँ, कहाँ होती है? पश्चिमी राजस्थान। तो वहां के लोग भेड़ पालन करते हैं और वो भेड़ लेके निकल जाते हैं 3-4 महीने के लिए, सरकारी जमीन में उनको चराते रहते हैं। तो जब प्राकृतिक चारागाहों पर पशुपालन करके जीवन यापन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रेंच, है ना? जैसे विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीकन देशों में, केनिया, तंजानिया, सोमालिया, वहां पे काउबॉयज होते हैं। उनके पास 1000 2,000 गाय होती है, 2-4 घोड़े होते हैं, और वो गायों को घेरते घेरते एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह घूमते रहते, है ना? पैसे चाहिए, गाय बेची, पैसे आए और आगे बढ़ो। मतलब उनका मुख्य बिजनेस क्या है? पशुपालन, और जमीन भी खुद की सरकारी जमीन, है ना? तो इसको कहते हैं रेंचिंग। क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी भेड़ बकरियां वाले लोग रहते हैं, है ना? जिनको गढ़वाल लोग कहते हैं, गडरिये लोग, है ना? अपने यहाँ भी इधर कौन से होते हैं? नहीं, गुजर तो घर बना के रहते हैं। वो जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, ऊंट लेके, भेड़ बकरियां लेके, हाँ, गाडरी बोलते हैं ना। गाडर मतलब तो भेड़ होती है, तो गाडरी लोग। अब तो वो भी सही रहने लग गए, पर प्राचीन काल में वो भी क्या करते थे? घूमते रहते, है ना? तो ये जीवन जीने का एक तरीका। अब बताओ खेती के कितने प्रकार है? पहला कौन सा है? इसमें बहुत सारी फसल उगाए, जोखिम कम रहे। दूसरा प्रकार, इसमें एक को ज्यादा महत्व देते हैं, बड़े क्षेत्रफल पर लगा। अच्छा, विविध खेती में किसी भी फसल से आय का कुल 50% प्राप्त,
पर विशिष्ट खेती में एक फसल 50 से अधिक प्रदान करेगा। अच्छा, मिश्रित खेती में खेती के साथ पशुपालन करेंगे। अच्छा, और शुष्क खेती में 750 मिलीमीटर बारिश से कम होती है। और रेंचिंग में चारागाह पर पशु पालन करके पशुओं को चरा के अपनी जिंदगी गुजारना क्या कहलाता है? रेंचिंग। अब अपन पढ़ेंगे खेती की प्रणालियां। क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पर डाउट क्या आता है कि वो पूछता है निम्न में से खेती की प्रणाली नहीं है। अब अपन भूल जाते हैं कि कौन सा प्रकार था और कौन सी प्रणाली। तो पहले तो ये याद करना है कि कौन सा प्रकार है और कौन सी प्रणाली। अब बताओ कितने प्रकार है? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब प्रणाली में अपन देखेंगे, पहली प्रणाली व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती। कौन सी है बेटा? व्यक्तिगत या काश्तकारी। दूसरी होती है राजकीय खेती। कैसी होती है? तीसरी होती है पूंजीवादी खेती। कौन सी? पूंजीवादी। चौथी होती है आपकी कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं सामूहिक खेती। और पांचवी होती है आपकी सहकारी खेती, है ना। फिर इसके भी 4 प्रकार है: सहकारी उन्नत, सहकारी संयुक्त, सहकारी काश्तकारी और सहकारी सामूहिक। कितने प्रकार हो गए बेटा? 4 प्रकार, है ना। सहकारी उन्नत, सहकारी संयुक्त, सहकारी काश्तकारी और सहकारी सामूहिक। तो अपन ने पहले लिखा था कि जब भूमि का अध्ययन उसके उपयोग के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? तब तो इसको क्या कहते हैं हम? खेती के प्रकार। पर जब भूमि का अध्ययन उसके स्वामित्व के आधार पर किया जाता है या प्रबंधन के आधार पर किया जाता है, तब इसको हम क्या कहेंगे? खेती की प्रणालियां या सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। स्वामी मतलब क्या? मालिक। अच्छा, किसी चीज के मालिक आप कब कहलाते हो? वो चीज हमारी होती है? नहीं, जब उस चीज को बेचने का अधिकार आपके पास हो। जब किसी चीज को बेचने का अधिकार अपने पास है तो ही अपन उस चीज के मालिक है, अन्यथा नहीं। याद रखना जिंदगी, है ना। जिस चीज को बेचने का अधिकार नहीं है अपन उसके मालिक नहीं। याद रहेगा? वेरी गुड। अब जमीन का मालिक कौन है? मालिक मतलब स्वामी। वहां खेती कौन कर रहा है? खेती मतलब प्रबंधन। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस आधार पर अपन ये पूरी 5 प्रणालियां पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर आता है व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि एक आदमी कोई काम कर रहा है तो उस काम को अपन व्यक्तिगत कहेंगे एक सामूहिक? और कोई टीम मिलकर काम कर रही है, हाँ? अरे यहाँ 3 की जगह 20 लिखा है ना। तुम्हारा ध्यान इधर, इतना सब लिखा वो तो याद रहेगा नहीं, गिनती देखने में पूरा ध्यान है। बताओ। मेरे को बुला दिया, मैं कहा था। हाँ, जब एक व्यक्ति काम करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? तो किसान कोई काम कर रहा है वो व्यक्तिगत है कि सामूहिक है? और पूरी समिति मिलकर करे तो याद रहेगा। तो मैं अगर कहूं कि व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती में खेत का स्वामित्व व्यक्तिगत है, इसका मतलब खेत का मालिक कौन है? किसान है। खेती भी कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, घर चलाना, परिवार का पालन पोषण करना। तो वह खेती जिसमें परिवार का पालन पोषण करना मुख्य उद्देश्य है क्या कहलाती है बेटा? व्यक्तिगत या काश्तकारी। तो अपने गांव में कौन सी खेती होती है? व्यक्तिगत खेती, है ना। फिर राजकीय खेती, इसमें जमीन का मालिक रहती है सरकार और वहां पर जो गवर्नमेंट अधिकारी है वो प्रबंधन कर। कभी देखा तुमने ऐसा? है नहीं देखा?
मुझे बताओ, एग्रीकल्चर कॉलेज की जो जमीन है वो किसकी है? कृषि विज्ञान केंद्र की जमीन किसकी है? सरकार। क्या पढ़ रही बेटा तू उसमें? बंद कर इसको, ध्यान ही नहीं है पढ़ाने में यार तुम्हारा। इधर उधर देख रहे हो, बातें कर, घर क्यों नहीं चले जाते? तो जो सरकारी जमीन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास, कृषि विज्ञान केंद्र के पास, वो जमीन किसकी है? और वहां देख रेख प्रबंधन कौन करता है? अच्छा, सरकार को खेती करने की जरूरत थी क्या? फिर क्यों करती है? अनुसंधान किस खेती का उद्देश्य है? राजकीय खेती का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट फार्मिंग। क्या कहते हैं? स्टेट फार्मिंग, याद रखना। फिर तीसरा होगा पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। पूंजीपति किसको कहते हैं? हाँ, जिसके पास बहुत पैसा रहता है उसको क्या कहते हैं? पूंजीपति। तो यहाँ पर भूमि का मालिक कौन है? पूंजीपति। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी बहुत जमीनें हैं, असम में बगीचे इनके ही तो है, और वहां पर प्रबंधन कौन देखता है? निजी कर्मचारी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो तो बिजनेस कर रहे हैं, चाय पत्ती उगा रहे हैं, है ना? तो जब पूंजीपतियों की जमीन पर उनके निजी कर्मचारी खेती करें और अधिकतम लाभ कमाए, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? नींद आ रही? इतनी खीर नहीं खानी चाहिए, भगवान ने अपने पेट तो जरा सा दिया, पर 15-20 पूड़ी खा जाए, नींद आएगी कि नहीं आएगी? वो फूट जाए टंकी किसी दिन। चलो, चौथा होता है सामूहिक खेती। क्या होता है? मैं ये सब एक साथ समझा दूं क्या? कि नहीं समझो? और रहने दो, समझो। तुम ऐसे सोओगे कैसे समझूंगा? तुम्हारी बॉडी, वो देखो वो जा ही रहा है। मैं यहाँ कह रहा हूँ सो मत, और वही कह रहा है नहीं सोना, मैं नहीं सोना चाहता। हाँ, मैं कह रहा हूँ पूंजीवादी खेती है ये। तुम हैं कुछ लेकर नहीं आते हो घर से? हाँ, राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्रचलन है सुबह सुबह जड़ी बूटी का सेवन कर लेगा। तुम में से तो कोई नहीं है ना? वो सुबह सुबह ही बोले अब दिन बढ़िया जाएगा, पता चला शाम तक पलक ही नहीं झपके हुए। ये पहले पिछले साल देखे थे मैंने 2-4 बच्चे उधर इंग्लिश मीडियम की बैच, वो पूरे लेक्चर यूं बैठे रहते थे। मैं उनको चुटकुला सुनाऊं तो भी नहीं हंसते थे। मैं उनको खड़ा करा, तेरा नाम क्या है? ऑनलाइन वाले वैसे ही हंसते रहते हैं, वो घर पे यूं ही खुश है। दुख तो तुम्हारे जीवन में है, नहीं है? देखो, पुराने जमाने में राजशाही सिस्टम चलता है। कौन सा चलता है? जिसको सीधी सीधी भाषा में तानाशाही कहते हैं, मोनार्की। क्या कहते हैं? मोनार्की। मोनार्की का मतलब एक आदमी पूरे देश का मालिक होता है, और उस राजनीतिक सीमाओं, मतलब उसके देश की जो भी बाउंड्री है, उसके अंदर अंदर जितनी भी जीवित और अजीवित चीजें हैं उन सब का मालिक होता है। जंगल, पहाड़, नदियां, यहाँ तक कि मनुष्य और पशु पक्षियों का भी मालिक वही होता है। वो जब चाहे जिसका सर कलम कर सकता है। कैसा होता था पुराने जमाने में? मृत्यु दंड दे देता था राजा। अच्छा, इस राजा की इनकम कहाँ से होती थी? क्योंकि ये सारी जमीन इसकी है, तो इस पर वो टैक्स लगाता था, जिसको लगान कहते। क्या कहते बेटा? लगान। और उस टैक्स को वसूलने के लिए अलग अलग उसने अधिकारी बिठा रखे, कर्मचारी, जमींदार। तो सारी सेना कहाँ रहती थी? राजधानी में।
सारे अमीर लोग, बड़े बड़े लोग, व्यापारी कहाँ रहते थे? छोटे मोटे लोग गांव में रहते थे, खेती करते, छोटे मोटे बाजार उनके वहां होते थे, और सबका मालिक। अब पुराने जमाने में टैक्स लग रहा था 1/4, मतलब जमीन अपने बाप दादाओं की नहीं है ये, है ना, खरीदी हुई। सीधी सीधी बात है, जमीन अपने जो है आई पुश्तैनी, ये खरीदी हुई, ये तो राजाओं की थी। अपन तो सिर्फ इस पे क्या करते थे? खेती करते थे। क्या करते थे? और उसके बदले में टैक्स देते। टैक्स कितना देते थे? उपज का 25%। कितना देते थे? 100 क्विंटल गेहूं हुए, कितना टैक्स है? 25%। 10 क्विंटल हुए तो 2.5। पर कभी कभी क्या होता है कि 2-3 साल तक लगातार बारिश नहीं हुई या फसल बर्बाद हो गई, ऐसी स्थिति में राजा को टैक्स ही नहीं मिलता था, राजा खुद ही गरीब हो जाता था। तो उसके कर्मचारियों ने, मंत्रियों ने नया सिस्टम लॉन्च किया कि उपज पर टैक्स नहीं लगाना है, जमीन पे टैक्स लगाना है। समझ में आया? पहले सिर्फ 100 क्विंटल गेहूं पे 25 किलो, अब 4 हेक्टेयर जमीन पे 25 क्विंटल है। पहले 100 क्विंटल पे 25 क्विंटल था, अब 4 हेक्टेयर पे 25 क्विंटल। तुम्हारे घर गेहूं पैदा हो तो भी 25 क्विंटल, नहीं हो 200 हो तो भी 25, 50 हो तो भी, मतलब राजा की फिक्स इनकम चालू हो गई, रेंट की तरह किराया शुरू कर दिया उसको। उसी को लगान कहते हैं ना। तुमने पिक्चर देखे हो, दोगुना लगा देना पड़ेगा? नहीं देखी? तुम क्यों पैदा हुए दुनिया में यार? काम की तो एक भी चीज नहीं देखी तुमने, देखिए। हाँ, तो वो जो लगान है वो बहुत बढ़ गया धीरे धीरे। 1 साल बारिश नहीं हुई तो भी 25 क्विंटल की देना है, 2 साल नहीं हुए 50 क्विंटल, 3 नहीं हुए तो भी 75, कर्जे में जा रहा है किसान। और वो जमींदार 5-10 उसके पास लठे गुंडे रहते हैं, बदमाश, बाउंसर्स रखना पड़ते हैं, वसूली का काम है। तो वो अलग डराए, घर आके पता चला कि गंगानगर के किसानों ने उसको भीरू बना दिया। अब गांव में तो पूरा गांव ही किसानों का रहता है, और वो जमींदार ज्यादा 3-5 करेगा तो उसके 5-7 अलग कर दिए। अब ये खबर लेके, पहले व्हाट्सएप तो था नहीं कि कोई तुरंत मैसेज भेजे राजा को, वीडियो कॉलिंग भी नहीं थी, फेसबुक पे भी नहीं भेज सकता था, इंस्टा पे भी नहीं भेज सकता। तो यहां से एक गुप्तचर घोड़ा लेके दौड़ा, तिगड़ी 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 तिगड़ी, और जयपुर पहुंचा। अब हो सकता है एक आदमी नहीं पहुंच पाया, तो बीच में भी दूसरा आदमी, तो यहाँ से इसको खबर दी, ये दूसरा घोड़ा लेके यहाँ से निकला। कभी कभी तो इतनी इंपॉर्टेंट खबर देती थी कि दूसरे कहने का समय भी नहीं रहता था, तो सीधे आ जाता था, गंगानगर के जमींदार को किसानों ने मार डाला और भिड़े। ये मैसेज में ही चला गया। सोचो, आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, ऐसे एक मैसेज में ही प्राण चले जाते। समझ, आप तो चैट जीपीटी पे लिख दे के एक जमींदार को किसानों ने मारा, लंबी कहानी लिखी है, और वो पूरा लिख के कॉपी पेस्ट करके राजा को भेज दे, पता चला राजा शाम तक पढ़ रहा है। अब राजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ, कि हमारे राज्य में हमारे ही आदमी मार डाला, और वो अगर वो मैसेंजर मर गया तो डबल गुस्सा आएगा। वो सैनिकों को आदेश देता था कि 10,000 सैनिक लेके जाओ, और पूरे गंगानगर को भेरू बना दो। अब ये सारे सैनिक पैदल 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 यहां से हाथी घोड़े ऊंट, तुमको जाना है जाओ। ये कहानी 40 मिनट की है, तो आधी कहानी ब्रेक के बाद। बेटा तुम कोई जज नहीं और वकील